स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बंसल एजुकेशन हब पर। तो गाइस, मैं पहले ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 वीडियोस डाल चुकी हूँ। ये मेरा चौथी वीडियो है, 4th पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अभी तक हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था। चैप्टर नंबर 1 की बात कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक थ्योरीज क्या होती हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज क्या होती हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा। मैं आपको तीनों पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और वहीं जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक मैं अपनी हर वीडियो में, जो अभी तक मेरी वीडियोस आई हैं, मैं उसमें अपनी पिछली वीडियो का छोटा सा रिकैप देती हूँ। वहीं आज मैं पार्ट 4 मतलब मैं अपनी चौथी वीडियो बना रही हूँ, तो मैं पार्ट 3 की वीडियो का आपको एक छोटा सा रिकैप दूंगी कि मैंने उसमें आपको क्या पढ़ाया था। तो फ्रेंड्स, मैंने उसमें आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, और आपको बताया था मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती हैं। तो इसमें हमारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो आप मेरी वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाती रहूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसको भी हमने फर्दर 2 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है कि हम लोग को कौन कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी चाहिए। फिर हम लोगों ने बात की थी हमारी सेकेंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें हम लोग टेक्निक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो गई, एक हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो गई। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में आप लेबर ज़्यादा रखते हैं और कैपिटल कम रखते हैं। कैपिटल से मेरा यहाँ पे मतलब है मशीनरी वगैरह, यानी कि जितनी भी मशीनरी वगैरह लगती हैं वो मतलब है यहाँ पे कैपिटल का। तो आप याद रखिएगा, लेबर इंटेंसिव है तो लेबर ज़्यादा होगी और कैपिटल कम होगी। और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव पे जाते हैं तो वहाँ कैपिटल ज़्यादा होगी और लेबर कम होगी। तो फ्रेंड, उसके बाद हमने बात करी थी हमारी थर्ड प्रॉब्लम की, जो कि है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको लग्जरियस आइटम बनाने हैं जो कि हाई लेवल ऑफ पीपल की नीड को पूरी करेंगे, वहीं या आपको बेसिक नीड वाले आइटम्स बनाने हैं जो आपकी मिडिल क्लास लोगों की नीड को पूरा करेंगे। ठीक है, इसको हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया था पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बेसिकली ये हमारी नेशनल इनकम के मतलब ये बताती है कि हमारी जो नेशनल इनकम है इकोनॉमी के अंदर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में। वहीं जो हमारी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम लोगों को ये इसमें डिसीजन इन्वॉल्व होता है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आप ये डिसाइड करते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप नेशनल प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको डिसाइड करने में हेल्प करती है। वहीं फ्रेंड्स, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत अच्छी तरीके से विद डिफरेंट एग्जांपल्स एक्सप्लेन भी किया था। फ्रेंड्स देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन द बेसिक थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो फ्रेंड्स, जो अपॉर्चुनिटी, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो क्लियर होना चाहिए ताकि आप इसे समझ जाएं कि बेसिकली ये कह रहा है। तो मैंने जैसे कि देखो, वैसे मैंने कल बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था, और अगर आपको अभी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आती है इसकी, तो आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है आगे और ऐसी वीडियोस लाने की आपके लिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। यानी कि देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली है क्या, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चाय दी जा रही है एक समय पे कॉफ़ी दी जा रही है, आप दोनों को साथ में तो पी नहीं सकते। यानी कि जो चीज़ आप सेक्रीफाइस करोगे ना किसी चीज़ को गेन करने के लिए, वो हो जाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस, जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड, यानी कि किसी एक गुड की ज़्यादा को
लेने के लिए, वो हमारी हो जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मैं और भी कोशिश करूंगी, अगर आपकी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं इसके ऊपर और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ पूरी एक वीडियो लेके आऊँगी। तो देखिए, आज यहाँ तक हम लोगों ने हमारी कल की वीडियो तक पढ़ा था, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से। तो देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ले। यहाँ पे हम केवल 2 गुड्स लेके चल रहे हैं। पहली बात तो ये है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप इसे ये मत कहिए कि कोई शेड्यूल है। अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं है तो। ठीक है, तो हम लोग थे ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, हम यहाँ पे केवल और केवल 2 गुड्स की बात कर रहे हैं। ये इसमें हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेके आता है जो प्रोड्यूस हम कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज से और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अभी मैं आपको इसके आगे और एग्जाम्पल दूंगी तो आपको बहुत इजीली और अच्छी तरीके समझ में आएगा। फॉर नाउ हम लोग ये देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को हम किन किन और नामों से जान सकते हैं। देखिए, बेसिकली 5 नाम है: प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। देखिए, इसके 5 अलग अलग नाम है, इसको अगर मिला लें तो 6 हो गए। तो बेसिकली 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो अधिकतर पूछे जाते हैं। वो हमारा हो जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मैं ये नहीं कह रही कि ये चारों नाम पूछे नहीं जाएंगे, हो सकता है पूछे जाएं। मैंने यहाँ इसलिए लिख दिए हैं कि आपके नॉलेज में रहे कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को इन नामों से और जान सकते हैं। देखिए, क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। ठीक है, अब देखिए, ये तो होगा कि हम इनको इन नाम से जान सकते हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अजम्पशंस क्या क्या है हम वो देखते हैं। ठीक है, देखो, पहला अजम्पशन, दीज रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूज, यानी कि जो रिसोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग को ये ध्यान रखना है कि वो पूरी तरीके से और इफिशिएंटली यूज हो। ठीक है, देखिए, एफिशिएंटली को हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ना, उसको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, यानी कि उसमें जो हम वेस्टेज रखेंगे ना, वो बहुत कम से कम रखेंगे, उसी को हम बोलते हैं इफिशिएंटली यूटिलाइज हो। वही हमारा सेकेंड पॉइंट बोलता है, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। दूसरा असम्पशन क्या है, यानी कि जितने भी हमें रिसोर्सेज दे रखे हैं उससे हमें केवल और केवल 2 गुड्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा असम्पशन है। तीसरा बोलता है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम कांस्टेंट। जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उसे हम लोग कांस्टेंट मानना होता है, यानी कि ना तो वो इंक्रीज कर रही है ना ही वो डिक्रीज कर रही है। और जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है हमने उसको भी फिक्स रखा है, ठीक है। तो ये असम्पशंस है कुछ। तो देखिए, हम ये मान के चलते हैं, अजम्पशन का मतलब है हम ये मान के चलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। वहीं जो रिसोर्सेज हैं हम उनसे केवल और केवल 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पर हमारी जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट है और जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है वो भी फिक्स्ड है और कांस्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं अभी आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलूँ, उसका एक एग्जांपल सामने रखूंगी। देखिए, हमने 2 यूनिट्स ली, यानी कि हमने 2 गुड्स ले लिए। एक हमारा हो गया गन्स और एक हमारा हो गया बटर। हमने 2 कोई भी गुड्स ले लिए। अब देखिए, बेसिकली क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने 2 गुड्स ले लिए, एक हमारा हो गया गन्स और एक हमारा हो गया बटर। तो हम लोग बेसिकली करते क्या है कि हम लोग को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अब आप ये पॉइंट देखिए, ये मेरा गन्स है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी बटर चल रही है, यानी कि बटर मैंने अलग अलग यूनिट्स ले ली हैं। ये मेरी y एक्सिस हो गई, ये मेरी x एक्सिस हो गई। ठीक फ्रेंड्स, एक बात और, जो भी मैं डायग्राम बना रही हूँ मैं वो पेंसिल से इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि फिर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी डायग्राम बनाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो प्लीज़ पेंसिल यूज़ करिए। उसके 2 फायदे हो जाते हैं
कि अगर आपका ग्राफ खराब बनता है तो आप उसे इजीली इरेज करके दोबारा बना सकते हैं। प्लस वो थोड़ा प्रेजेंटेटिव भी लगता है। अभी आप ग्राफ पेन से बनाएंगे तो वो प्रेजेंटेटिव नहीं लगेगा, अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो वो उतना ही प्रेजेंटेटिव और इफेक्टिव लगता है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए पेन से मैंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं, अदरवाइज मैं खुद पेंसिल से बनाती हूँ। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट है। अगर इकोनॉमी अपनी सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है अच्छी तरीके से, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा गन्स का प्रोडक्शन है वो 21 पर है। गन्स का प्रोडक्शन हमारा 21 पर है। वहीं अगर हम बटर को देखेंगे तो हमारा 0 पर है। क्यों? क्योंकि हमने सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो गन्स को प्रोड्यूस करने में लगा दिए, बटर को प्रोड्यूस करने में लगाए नहीं। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बटर है 6 पर बटर मैक्सिमाइज हो रहा है, और जो गन्स का लेवल है, जो गन्स का प्रोडक्शन लेवल है वो 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे रिसोर्सेज बटर के लिए यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमने बटर के लिए यूज़ कर लिए। अब देखिए अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमने 18 गन प्रोड्यूस करी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिक्रीज करा ना, हमने यहाँ पे डिक्रीज करा है 3 यूनिट्स गन का, तभी तो हमारी 1 यूनिट गन भरी हुई है, मतलब 1 यूनिट बटर का भरा है कि नहीं भरा। देखो समझो इस बात को। यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ कि हमारा 0.20 है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 0.20 है, तो मैं यहाँ पे डिक्रीज करके आई हूँ। मैंने यहाँ पे 1 यूनिट जो है सेक्रीफाइस करी है मेरे गन की बनाने की प्रोडक्शन। मैंने अपना 1 गन सेक्रीफाइस करा है उसके प्रोडक्शन में, तब जाके मेरा कहीं 1 बटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो पाई है, उसके प्रोडक्शन में 1 यूनिट की गेन आई है, यानी कि 1 यूनिट हमने प्लस कर पाई है उसमें। वहीं जब मैंने इसके 2 यूनिट्स गिरा दिए तो मैं यहाँ पे 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस भी कर पा रही हूँ। वहीं जब मैंने 3 यूनिट्स गिरा दिए तो वहीं मैं 3 यूनिट्स इसके प्रोड्यूस भी कर पा रही हूँ। इन द सेम वे यहाँ मैंने 4 यूनिट्स के डिक्रीज करे हैं, तो मैं यहाँ पे 4 यूनिट बटर के बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 5 यूनिट डिक्रीज करे हैं गन के, तो मैं 5 बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारे ही डिक्रीज कर दिए, तो मैं पूरे रिसोर्सेज के साथ बटर बना रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें एमओसी लिखा है। जो एमओसी है ना, इसका होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। और यहाँ पे हमारा एमआरटी जो हमारा होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अभी के लिए मैं इस एग्जाम्पल को यहीं छोड़ रही हूँ। मेरे को आपको जितना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में समझाना था मैं समझा चुकी। इन दोनों टॉपिक्स में अभी मैं दोबारा आऊंगी, यानी कि मैं एग्जाम्पल अभी मैं दोबारा खोलूंगी। पहले आप ये समझ लीजिए कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, उससे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पीपीसी मैंने देखिए हर जगह जो है ना पीपीएफ और पीपीसी में डिफरेंट नोट करा है, ताकि मैं आपको याद दिला सकूं कि ये जो नाम है वो अलग है, बट मैं टॉपिक एक ही बात कर रही हूँ। तो पीपीसी हमारा होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी जो है उसका जब भी ग्राफ बनता है तो वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है? तो देखो कैसे, क्योंकि जो ग्राफ है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाता है 2 गुड्स के, कि अगर आप इतनी यूनिट्स को, एक गुड के इतनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेंगे, इतनी यूनिट्स को आप सेक्रीफाइस करेंगे तो आप दूसरे गुड की इतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है। पहले तो more goods of one alternative can only be possible by producing less goods of another alternative। देखो मैंने बताया आपको, अगर आप एक गुड्स के ज्यादा अल्टरनेटिव बनाना चाह रहे हैं तो वो कब पॉसिबल है? केवल और केवल तब पॉसिबल है जब आप दूसरे अल्टरनेटिव यानी कि दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में कमी रखें या उसको कम बनाएं। ठीक है, मैंने अभी आपको जैसे कि एग्जांपल दिया था गन्स और बटर था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बटर बनाना चाह रही हूँ 2 यूनिट, तो कहीं ना कहीं मुझे 2 यूनिट्स गन की सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। 2 गन्स को मैं प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ केवल और केवल 2 यूनिट्स बटर के बनाने के लिए। ठीक है, देखो जब ये देखिए, जब एक गुड्स जो एक अल्टरनेटिव है वो तभी प्रोड्यूस होगा जब दूसरा घटेगा। तो सिंपल सी बात है, ये इनवर्स रिलेशनशिप से होती है। इसका जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स होता है, इसलिए इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोप करता है। देखिए जब वो इनवर्स रिलेशनशिप लगाएगा
तो बहुत नॉर्मल है कि वो डाउनवर्ड स्लोप करेगा। अच्छा, कैसे डाउनवर्ड स्लोप करेगा? लेफ्ट से राइट। अब राइट से लेफ्ट मत बना दीजिएगा, ये गलत हो जाता है। जो पीपीसी कर्व होता है वो हमेशा लेफ्ट से राइट स्लोप करता है डाउनवर्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये समझ लिए, आप आधा सर्कल बना दीजिए, बीच में से उसे काट दीजिए, 1/4, सॉरी आधा भी नहीं है, 1/4 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। वहीं हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बोलती है पीपीसी की, जो पीपीसी है वो हमेशा कॉनकेव होता है शेप में। देखिए कॉनकेव है कि नहीं शेप में? तो कॉनकेव क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो बढ़ती ही रहती है। पीपीसी में या पीपीएफ में मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इंक्रीज होती है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा इंक्रीज करती है, ठीक है। तो देखो अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। देखो, MOC refers to the number of commodities sacrificed to gain one additional unit of another commodity। देखिए मेरा मतलब समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। MOC जो है वो उस नंबर को रिफर करती है जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि हम एक और एडिशनल यूनिट बना सकें दूसरी कमोडिटी की। यहाँ पे हम जो दो कमोडिटी हैं, जैसे मैंने आपको गन्स और बटर का एग्जांपल दिया था, दो कमोडिटी हैं, मैंने अगर दो गन्स सेक्रीफाइस करी एक बटर को बनाने के लिए, तो मेरी MOC जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2, क्योंकि मैंने दो गन्स सेक्रीफाइस करी हैं, ठीक है। तो वो हमारी हो जाती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वहीं या मैं आपको इसके अलावा भी एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। समझ लीजिए हमारे पास दो गुड्स हैं, एक हमारी हो गई शुगर और एक हमारी हो गई चॉकलेट। अब देखिए मैंने बोला कि मैंने शुगर की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी ताकि मैं 1 यूनिट बना सकूं चॉकलेट की। मैंने शुगर की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी ताकि मैं 1 यूनिट बना सकूं चॉकलेट की। तो देखिए जो नंबर मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ तो वो किसका सेक्रीफाइस कर रही हूँ? शुगर का। किसका सेक्रीफाइस कर रही हूँ? शुगर का, ताकि मैं 1 चॉकलेट उससे बना सकूं। तो मेरी MOC क्या हो जाएगी? शुगर के 2 यूनिट्स, यानी कि मेरी MOC 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए MOC जो है वो हमेशा इंक्रीज करती है पीपीसी में। MOC हमेशा इंक्रीज करती है पीपीसी, क्योंकि आप जितनी यूनिट सेक्रीफाइस करोगे तभी आप दूसरे कमोडिटी की उतनी ही एडिशनल यूनिट्स बना सकोगे। तो इसलिए ये हमेशा इंक्रीजिंग होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो हम लोग जिस कमोडिटी का जितना नंबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो देखिए दूसरा हमारा टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। यानी कि ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, जितनी यूनिट्स हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो ऊपर आएगी, टू किससे? जितनी हम एडिशनल यूनिट गेन कर रहे हैं दूसरी कमोडिटी वो। तो MRT इज इक्वल टू, ये जो ट्राइंगल साइन है ये कोई ऐसे कोई ट्राइंगल नहीं बनाया है, इसका मतलब होता है चेंज। ट्राइंगल का जो साइन है इसका क्या मतलब होता है? चेंज, यानी कि चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन चेंज इन यूनिट गेन। तो सेक्रीफाइस हम ऊपर रखते हैं, गेन हम नीचे रखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने गन्स और बटन वाला एग्जाम्पल लिया था, तो देखिए वहीं पे मैंने उसी सेम एग्जाम्पल से हम लोग 2 गन्स सेक्रीफाइस कर रहे थे ताकि हम एक बटर का प्रोडक्ट बना सकें। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 गन्स रेशियो 1 बटर। वहीं जो मैंने अभी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको एग्जाम्पल दिया था शुगर और चॉकलेट का, तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि हम लोग 2 यूनिट्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं शुगर की ताकि हम 1 यूनिट बना सकें चॉकलेट की। तो उसका भी क्या हो जाएगा? 2 शुगर रेशियो 1 चॉकलेट, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखिए कि चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन यूनिट गेन्ड। तो अभी हम दोबारा उसी एग्जाम्पल पे आते हैं और मैं उसको डिटेल्ड एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली वहाँ पे MOC और MRT मैंने क्यों लिख रखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इधर जो है 1 यूनिट सेक्रीफाइस हो रही है। तो देखो पहले
पॉइंट ए पर यानी कि पॉसिबिलिटी ए पर कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं हो रहा, तो ये खाली है, डैश छोड़ दिया है। वहीं हमने यहाँ पे 1 यूनिट सेक्रीफाइस करी तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 यूनिट सेक्रीफाइस करी है। एमओसी में वो यूनिट्स आती हैं जो सेक्रीफाइस हो रही हैं। देखिए, फिर मैंने यहाँ पे 2 यूनिट सेक्रीफाइस करी हैं तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ सेम 3 करी हैं पॉसिबिलिटी डी में तो 3 हो गया। पॉसिबिलिटी ई में मैंने 4 सेक्रीफाइस करी हैं, 4 हो गया। एफ में 5 को सेक्रीफाइस करा हुआ है तो वो 5 मैंने लिख दिया। यहाँ पे 0, यानी कि एक एक करके आप माइनस करते चले जाइए, आपको एमओसी मिलती चली जाएगी। ठीक है। एमआरटी यानी कि चेंज इन यूनिट्स ऑफ गन्स, यानी गन्स हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया जो सेक्रीफाइस हो रही होंगी वो ऊपर लिखी जाएंगी और जो गेन कर रहे होंगे वो नीचे लिखी जाएंगी। तो हम लोगों ने सेक्रीफाइस गन्स को करा तो चेंज इन यूनिट ऑफ गन्स, ठीक है, और चेंज इन यूनिट ऑफ बटर, क्योंकि हम बटर को गेन कर रहे हैं। जैसे जैसे मैंने देखो यहाँ पे जो हमारी एमओसी है, हमने जो इतने यूनिट सेक्रीफाइस करे हैं तो हमने हर जगह केवल और केवल 1 यूनिट को बढ़ाया है बटर की। आप देख रहे हैं मेरी एक एक करके ही बटर बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैंने जो चेंज लिखा है बटर में वो कांस्टेंट है, 1 पे चल रहा है, और बाकी हमने एमओसी पूरी की पूरी उतार दी क्योंकि हमने इतने यूनिट्स को सेक्रीफाइस करते जा रहे थे। इसी हिसाब से मैंने ग्राफ भी बनाया है। देखिए 21 पे हमारी 0 प्रोडक्शन है बटर का, 20 पे हमारा 1 प्रोडक्शन है बटर का, 15 पे हमारा जो है 3 प्रोडक्शन है बटर, यानी कि हमने जहां हमने डिक्रीज करके 15 गन्स बना रहे हैं तब जाके हमारी 3 बटर बन रही हैं। ठीक है। 12 पे सेम 4 हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे फिर डिक्रीज करी तभी तो यहाँ पे इंक्रीज हो पाया। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि दैट एमओसी क्या है, एमआरटी क्या है और पीपीएफ क्या है। और आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, वापस हम अपने आगे के टॉपिक्स के ऊपर आते हैं जो कि हमारा अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। देखिए, अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस बहुत इजी टॉपिक है और आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। इस ग्राफ पे देखिए, ये देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। मैंने पॉइंट ए पीपीएफ के ऊपर मार्क कर रखा है, पॉइंट बी भी पीपीएफ के ऊपर मार्क कर रखा है, पॉइंट सी भी और पॉइंट डी भी। तो ये क्या हो रहा है ना, जो मैंने पीपीएफ के कर्व के ऊपर पॉइंट्स बना रखे हैं, यानी कि ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो रिसोर्सेज है ना यहाँ पे वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, फुली और इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है। वहीं मैंने पॉइंट ई जो मार्क कर रहा है वो पीपीएफ के अंदर है, पीपीएफ के अंदर लाइक कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली यूज नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि ये जो पॉइंट ए बी सी डी और ई है ना, ये पूरे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं 2 गुड्स के कि आप कैसे कैसे बना सकते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि जो लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं वो जो है उनके रिसोर्सेज पूरी तरीके से फुली और इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। वहीं जो पॉइंट ई है उसके रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली और यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा रिसोर्सेज का। वहीं पॉइंट एफ और जी क्यों या मैंने आउटसाइड मार्क करें, देखिए ध्यान रखिए, मैंने पॉइंट ई इनसाइड में मार्क कर रखा है, पॉइंट एफ और जी आउटसाइड मार्क कर रखा है। तो वो मैंने क्यों आउटसाइड, यानी कि जितने हमारे पास गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं उसमें हम लोगों को ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम नहीं बना सकते गुड्स का। ठीक है, यानी कि किसी जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से इम्पॉसिबल है इकोनॉमी के लिए कि वो किसी भी कॉम्बिनेशन को बना सके इधर। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, आउटसाइड जब कोई भी पॉइंट पीपीसी के आउटसाइड लाई करेगा तो वो ये बोलता है कि अब हम लोग जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं हम उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखिए गाइस, अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इट रिफर्स टू दोज कॉम्बिनेशन एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट, यानी कि वो कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करती है जो इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। पहला तो जिसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, और दूसरा है इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने अभी पीछे आपको डायग्राम दिखाया था, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो पॉइंट्स पीपीसी की लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट ए,
पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी जो है वो उसमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। वहीं जो पॉइंट ई था हमारा उसमें इनसफिशिएंट यूटिलाइज होता क्योंकि वो पीपीएसी के अंदर लाई कर रहा था। ठीक है। अच्छा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो देखिए, विथ फिक्स अमाउंट ऑफ गिवन रिसोर्सेज, यानी कि जो अमाउंट हमारे पास है, जो रिसोर्सेज का अमाउंट हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट दे रखा है रिसोर्सेज का, उसमें इट इज इम्पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन, यानी कि अब इकोनॉमी के लिए इम्पॉसिबल हो गया कि वो आगे कोई भी कॉम्बिनेशन बना पाए मोर देन द गिवन पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि जितने वो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वो दे चुकी, अब वो इसके आगे कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बना सकती। ठीक है। तो ये आज जो हमने टॉपिक्स क्लियर करे हैं, तो वो देखिए हमने कौन कौन से हमने टॉपिक क्लियर करे हैं आज। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, साथ ही उसके अलग अलग नाम बताए थे जिससे वो आज जाना जाता है। ठीक है। देयर वर 6 नेम्स। कौन कौन से थे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये 6 नेम है जिनसे वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जाना जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने असम्पशंस पढ़े थे पीपीएफ के। फिर हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था गन्स और बटर का, जिसमें मैंने आपको एमओसी और एमआरटी भी बताई है। और फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस किए हैं और अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन भी डिस्कस किया है। अब आगे वाली वीडियो में हम लोग पीपीसी के बारे में थोड़ा और जानेंगे। फॉर नाउ आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, प्लीज बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके एक एक डाउट को क्लियर कर सकूं, और जो आपको समझ में नहीं आएगा वो भी बताइएगा, मैं अगली वीडियो में और अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। सो प्लीज़ गाइज, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लेके आती रहूं। सपोर्ट आप कैसे करेंगे? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। जितना आप मेरे को मोटिवेट करेंगे, मैं उतनी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू गाइज फॉर नाउ एंड थैंक यू वेरी मच। आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे और वीडियोस ला सकती हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।